बट बिजनेस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे सिस्टम्स सेट नहीं होते हैं, ऑपरेशंस प्रॉपर्ली वर्कफ्लो नहीं हो रहा है, सेल्स के लिए लीड जनरेटेड नहीं है, प्रॉफिट अनसर्टन है, बैंक का फंडिंग बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एडिशनल फंडिंग नहीं मिल रहा है, स्केलेबिलिटी इश्यूज है, आईपीओ को उसको कैसे कन्वर्ट करवाना है। अगर आप फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं, आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, देन प्लानिंग। आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में दो चीजें आपको देखनी है। एक तो मेनली प्रोडक्ट का फिजिबिलिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट कितना लॉन्ग रन के लिए जाने वाला है, आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, आप कौन सी मशीनरी लगाने वाले हैं, वो मशीनरी कितनी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक है। सेल स्टार्ट हो गई बट कैश हाथ में नहीं टिकता है, या फिर ऑन पेपर प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है? डेटा होना चाहिए और हर एक जो उनके डिसीजन है इट शुड बी बैक बाय द नंबर। 80% पे भी सेम है, 60% पे भी सेम है। बस मुझे क्या करना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, मेरी कॉस्ट कुछ भी नहीं बढ़ने वाली है। ये जो भी 20% एडिशनल होगा ये मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस और स्केलेबल बिजनेस, इन दो चीजों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? लेकिन स्केलेबिलिटी में क्या होता है, स्केलेबिलिटी उसका विजन को अंडरस्टैंड करते हुए वो विजन को रीच होने के लिए सिस्टम के द्वारा वो वहां तक जा पाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर डिपेंडेंसी होता है वहां पे। अगर आपको R&D के ऊपर काम करना है, जियोग्राफिकल लेवल पे एक्सपेंशन करना है या एक्विजिशन कुछ करना है, तब जाके आपको वहां पे टैप करना है इन्वेस्टर्स को। हर कंपनी प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है कल जाएंगे IPO के लिए फाइल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई चीज पर्सन डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, हर चीज सिस्टम बेस्ड डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अगर पर्सन जाता है तो सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन फॉर टुवर्ड्स आवर वेरी इंसाइटफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, MSME ग्रोथ पॉडकास्ट। एक एंटरप्रेन्योर अपनी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करता है एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करता है, उसको प्लांट परचेज करता है, ऑपरेशन स्टार्ट करता है एंड अल्टीमेटली सेल्स शुरू होता है। अलग अलग फैक्टर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो बिजनेस की जो एक जर्नी रहती है दैट स्टार्ट्स विद अ स्क्रैच एंड एंड्स अप बिकमिंग अ ह्यूज कॉर्पोरेट। बट बिजनेस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे सिस्टम्स सेट नहीं होते हैं, ऑपरेशंस प्रॉपर्ली वर्कफ्लो नहीं हो रहा है, सेल्स के लिए लीड जनरेटेड नहीं है, प्रॉफिट अनसर्टन है, बैंक का फंडिंग बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एडिशनल फंडिंग नहीं मिल रहा है, स्केलेबिलिटी इश्यूज है, IPO को उसको कैसे कन्वर्ट करवाना है। तो ये सारे मल्टीपल चीज़ों को कवर करने के लिए आज हमारे पास 3 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ही इज़ CA पवन बाथम। पवन जी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ इंदौर एंड उनका एक्सपर्ट एरिया इज़ रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन एनी पर्टिकुलर लोकेशन। सेकेंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है CA सचिन जी सिसोदिया। सचिन जी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड हिज नीश एरिया हैपन्स टू बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ एक्सपेंशन। थर्ड इंडस्ट्री एक्सपर्ट आज हमारे साथ अवेलेबल है CS तुकाराम जाधव। तुकाराम जी इज़ बेस्ड आउट ऑफ हुबली कर्नाटका and his expertise happens to be in IPO planning and scalability of any particular manufacturing plant. Gentlemen, तहे दिल से मैं आज सबका स्वागत करता हूँ एंड जल्द ही ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करके डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू चिराग भाई। थैंक यू चिराग भाई, इट्स प्लेजर टू बी हियर विथ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो पवन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसा है कि एंटरप्रेन्योर आज अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, वो सेटअप करने के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज वो क्या फेस करता है? देखिए, सबसे पहला आता है इनफैक्ट फर्स्ट स्टेप, आप क्या फर्स्ट स्टेप लेते हैं। अभी इस वाले पार्ट पे हम लोग हमारी टर्म्स में बोलते हैं कि फैक्ट्री बिल्ड ट्वाइस, वंस इन अ माइंड देन ऑन अ ग्राउंड। हमारे यहाँ एक्चुअली उल्टा होता है, पहले ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन होता है, उसी में करेक्शंस होते हैं और सारी चीज़ें वहीं के वहीं देखी जाती है।
सो अगर आप फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं, आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, देन प्लानिंग। आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में दो चीज़ें आपको देखनी है। एक तो मेनली प्रोडक्ट का फिजिबिलिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट कितना लॉन्ग रन के लिए जाने वाला है, आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, आप कौन सी मशीनरी लगाने वाले हैं, वो मशीनरी कितनी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक है, वो फ्यूचर में अगले 20 साल तक सर्वाइव करने वाली है नहीं करने वाली है। सेकंड आता है आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आपको लोकेशन डिफाइन करनी है, किस लोकेशन पे आपको फैक्ट्री ज़्यादा सुटेबल रहेगा। लाइकवाइज आप जो भी फैक्ट्री ले रहे हैं उसके लिए आपका नियर बाय, आपका टारगेट मार्केट के हिसाब से वो लोकेशन प्रॉपर है, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आने वाला है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, आपका लेबर का अवेलेबिलिटी कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कैसे मिलने वाला है। लाइकवाइज आपको लैंड का फिजिबिलिटी देखना चाहिए। उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, प्लानिंग। तो प्लानिंग में आपको डे ज़ीरो का प्लानिंग करना है। एग्जैक्टली आज अब मुझे डे ज़ीरो पे करना क्या है। उसके बाद मेरा डायरेक्शन प्लानिंग होना चाहिए कि अगले से 2 से 3 महीने का मेरे पास रोड मैप रेडी होना चाहिए। इस मंथ में क्या करना है, इस वीक में क्या करना है। लाइकवाइज फ्लो में वो काम जाता है। सो हमारे यहाँ इनफैक्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ लैंड बाइंग। अब मुझे फैक्ट्री डालना है, पहले लैंड बाय कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो ये काफ़ी बड़ी गलती लोग करते हैं और उसके हिसाब से काफ़ी रिपरकशन भी आते हैं उसकी। ओके, सो राइटली सेड कि ऑन पेपर कुछ नहीं होता है, लोग पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर उसको ऑन पेपर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी चक्कर में बहुत बार एक चीज़ देखी गई है कि इम्प्लीमेंटेशन में डीले बहुत होता है एंड टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द सेटअप वो जो फैक्ट्री सेटअप का जो बजट है वो कंप्लीटली आउटग्रो हो जाता है। तो ये चीज़ें होने का रूट कॉज आपके हिसाब से क्या है? क्या चीज़ें हैं जो ये डीले में और बजट आउटग्रो होने में मेन रीजंस इसमें देखा गया है? राइटली सेड। एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि डीले एवरी फैक्ट्री में होता है। किसी जगह पे 6 मंथ है, किसी जगह पे 24 मंथ्स है और शायद प्लान 100 करोड़ के साथ करते हैं, एंड अप विथ 120-150 करोड़ पे होता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखे जाए तो फैक्ट्री आइडियली ब्रिक्स और स्टील से नहीं बनती है, फैक्ट्री बनती है डिसीजंस से। आप कितने अच्छे डिसीजंस लेंगे उस पूरी जर्नी में, वो आपका आउटकम डिपेंड करता है कि ये फैक्ट्री का आउटकम आया वो कितना स्ट्रॉन्ग आएगा। सो ये जो डिसीजंस आप लेते हैं उसमें 8 से 10 ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इरिवर्सिबल डिसीजन है, क्रिटिकल डिसीजंस है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने लैंड बाय कर ली, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते अरे मुझे तो गवर्नमेंट लैंड एमआईडीसी वाला लैंड लेना चाहिए था, प्राइवेट लैंड के लिए मैंने गलत चूज़ कर लिया। अब आप लैंड ले चुके हैं, अब आपको करेक्टिव एक्शंस ही करने हैं। करेक्टिव एक्शंस कम्स विद द करोर्स ऑफ कॉस्ट, करोर्स का कॉस्ट आपका लग जाता है। सो लाइकवाइज आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, आपके जो 8 से 10 डिसीजंस हैं, लाइकवाइज आपका लैंड का हो गया, आपका मशीनरी का हो गया, आपका शेड का हो गया, आपका सब्सिडी का हो गया, बैंक लोन का हो गया, ये वाले पार्ट सारे मर्ज करके ओवरऑल बेसिस पे आप क्या कैसे इनके सारे पैरामीटर्स आपने चेक किए हैं। आपको लैंड लेते टाइम 20 पैरामीटर्स आपने चेक किए हैं तो आप राइट लैंड लेंगे। राइट मशीनरी लेने के पहले आपने राइट 20 पैरामीटर्स जो है वो आपको चेक करने चाहिए। आपका वेंडर का एनालिसिस आपको करना चाहिए। लाइकवाइज आप जाएंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो इग्नोरेंस टुवर्ड दी स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स एंड लाइसेंस। अभी एक्चुअली होता कैसा है कि हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा इस वाले पार्ट को काफ़ी नेग्लिजिबल वे में लेते हैं लोग, इग्नोरेंट वे में। उसमें क्या होता है कि आज ठीक है लाइसेंस ही तो है, ले लेंगे। आप अगर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको हो सकता है 10 से 15 लाइसेंस लगने वाले। इट स्टार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट क्लियरेंस। इन्वायरमेंट क्लियरेंस इतना क्रिटिकल लाइसेंस है, आप फैक्ट्री भी चालू नहीं कर सकते उसकी, आप वहाँ पे कुछ गड्ढा भी नहीं खोद सकते। और ये लाइसेंस एक क्लाइंट के इसमें हमारा 6 से 8 महीने डिले हुआ है। आइडियल टाइम शायद 2 महीने 3 महीने में आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया है। छोटे छोटे पार्ट को लेके इग्नोरेंट वे में भी काम चला, कभी प्लानिंग में नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। सो लाइकवाइज आपको फायर एनओसी लगेगा, आपको वाटर का एनओसी लगेगा, आपको बिल्डिंग का परमिशन लगने वाला है, आपको ट्री एनओसी लगने वाला है, आपको जो है पॉल्यूशन कंट्रोल का लगेगा, एमपीसीबी का लगेगा। ये सारे लाइसेंस आपको पहले दिन क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए और क्या वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे वो ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है राइट डायरेक्शन।
आप स्टेप 5 एक्टिविटी स्टेप 1 पे करेंगे तो वो स्टेप 1 वाला तो डिले हुआ ही, बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं वाटर का एनओसी तो रह गया, मुझे तो लगा था मैं ग्राम पंचायत से पानी ले लूँगा, बट एंड ऑफ द डे पता चलता ही नहीं वो तो एनओसी ज़रूरी था, अब वो उसके लिए 1.5 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा। लाइकवाइज आपका प्रोजेक्ट डिले होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है राइट वेंडर एंड कंसल्टेंट, क्योंकि इस जर्नी में आपको अराउंड 10 to 12 कंसल्टेंट लगने वाले हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आपके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, फॉर अ कंसल्टेंट इट इज़ लाइक अनदर प्रोजेक्ट। सो अगर हर प्रोजेक्ट हर कंसल्टेंट उसको 10 से 15 दिन डिले करता है तो वो प्रोजेक्ट शायद आपका जो है 2 महीने 3 महीने 4 महीने डिले हो ही जाता है। सो ये वाले पार्ट पे काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। एक और चीज़ सबसे क्रिटिकल चीज़ आती है, वो आता है कि कैश इज़ द फ्यूल फॉर द कंपनी, और आप जितना कैश डालेंगे फैक्ट्री में उतना दूर तक भागेगी। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने पहले दिन वो बजट पे काम ही नहीं किया, कैश पे काम ही नहीं किया कितना लगने वाला है, और 90% फैक्ट्री बन के रखी हुई है, अब आगे का कैश नहीं है, बैंक से लोन ले चुके हैं, जो था खुद का लगा चुके हैं, अब क्या करें। सो कई बार आपका प्रॉपर प्लानिंग के वे में अगर आप जितना कैश का पार्ट रखते हैं, आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के करना चाहिए। दिस आर द फ्यू रीजन जिसकी वजह से जनरल वे में फैक्ट्री डिले होती है। राइटली सेड कि जैसे आपने बोला कि लाइसेंसिंग के लिए बहुत सारे बिजनेस ओनर्स गवर्नमेंट के पास अप्रोच करने के लिए बहुत हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं, जैसे एमएसएमई ग्रोथ स्कीम हो गया, या फिर बहुत अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई स्कीम्स इशू करती है जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रहती है। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दोज स्पेसिफिक schemes which can help the manufacturing business owners to grow their business and to set up their factory? एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होता है कई बार ना, सिर्फ हमारे बिजनेस ओनर्स के दिमाग में ये होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस ले रही है, बट गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी उतना देती है। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपको 100 करोड़ का फैक्ट्री डालना है, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी फैक्ट्री डालने के लिए, आप पूरा फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ओनरशिप आपके पास रहेगी, उससे जो प्रॉफिट आने वाला है वो भी आपका ही है। ये इमेजिनरी लगता है सोचने के लिए, राइट, बट ऐसा होता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, अगर कोई फैक्ट्री आप डाल रहे हैं, तो आपको पूरा 100% तक सब्सिडी मिल सकता है। सो लाइकवाइज ये कुछ पार्ट है जो लोगों के दिमाग में रहता है कि हमको कितना बेनिफिट सरकार दे रही है। सरकार आप टू 100% भी सब्सिडी देती है आपको, और इसके अलावा भी गवर्नमेंट हर जगह पे आपको सपोर्ट कर रही है। लोन के लिए कोलेटरल फ्री लोन्स का स्कीम उनके पास है, आपको स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, आपके ग्रोथ रजिस्ट्रेशन हैं, आपको जेम पोर्टल के थ्रू सेल्स के लिए हेल्प कर रही है। लाइकवाइज ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी गवर्नमेंट का सपोर्ट इस जर्नी में रहता है आपको। ओके, लास्टली एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहता है तो कौन सी ऐसी 4 क्रिटिकल बातें हैं जो उसने माइंड में रखनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये वैसे तो काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो ओवरऑल बेसिस पे असेस करना चाहिए, बट मैं बोलूँगा सबसे पहला पार्ट, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स और लाइसेंस को आप इग्नोरेंट वे में मत लीजिए। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि डिसीजंस ले लेते हैं, फैक्ट्री चालू कर लेते हैं, बट लाइसेंस ले लेंगे बाद में। तो वो अप्रोच नहीं रखना चाहिए। पहले आपको लाइसेंसेस लेके 100% पूरा लीगल वे में काम करना चाहिए, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका कैश का प्लानिंग आप उस तरीके से कीजिए कि आपका 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसका प्लानिंग आपका रखें। और आप कितना ही प्लानिंग करें, आप 100% चीज़ें आज इमेजिन नहीं कर सकते। आपको कैश वाले पार्ट पे थोड़ा सा बफर लेके चलना पड़ेगा, आपको 5 से 7% बफर लेके चलना पड़ेगा ही। लास्ट मिनट कुछ भी आ सकता है, कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें लास्ट मिनट आ गई, तो वो तो प्लानिंग में होता ही है। नो वन कैन प्रिडिक्ट परफेक्टली। सो ये चीज़ें होती ही है। आपको बफर लेके वर्किंग कैपिटल का प्लानिंग भी आपको करना चाहिए। हमारे एक क्लाइंट के केस में पूरा फैक्ट्री बना के रख लिया है, कोलेटरल पूरा जितना भी था सब दे दिया है, बैंक से लोन ले लिया है, खुद का पैसा लगा चुके हैं। अब फैक्ट्री रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल ही नहीं है।
अब एडिशनल पैसा आप सिर्फ मार्केट से उठाते हैं हायर रेट पे, फिर वो ट्रैप में फंसना चालू हो जाते हैं। तो कैश फ्लो का प्लानिंग आपको प्रॉपर वे में मेंटेन रखना चाहिए। आपको राइट कंसल्टेंट और वेंडर्स के पास जाना चाहिए, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक कोई कंसल्टेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि ये सोचे, आपके बिहाफ पे ये सोचे कि कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, डिसीजन में आपको असिस्ट करे, आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो उसके लिए आपके साथ सपोर्ट दे, और साथ में ही आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखें ताकि आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहे। हमने बहुत जगह पे देखा है कि फैक्ट्री ओनर आखिरी में पजल्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो लाइकवाइज ये चीज़ें आपके साथ में ना हो। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कई बार कि आप एग्जाम्पल के लिए शादी तो बहुत बड़ी शादी लगा देते हैं, आप करोड़ों खर्चा कर दिया, बट आपने दूल्हे के बेसिस दूल्हे को अच्छे से एनालाइज ही नहीं किया कि वो कैसा है क्या नहीं है, वो शादी कितना लंबा टिकेगी नहीं पता। सिमिलर लाइन में आप स्टेट ऑफ आर्ट का फैसिलिटी फैक्ट्री तो बना देते हैं, बट बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अब बजट हिल रहा है, मशीन उसके बाद वाला एस्पेक्ट आता है तो मशीन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस चालू कर देते हैं। तो मशीन में से ये हटा दिया, उसका कंटेनर बदल के ऐसा कर लेते हैं, ये सेकेंड हैंड ले लेते हैं। आपको मशीन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चीपर मशीनरी के थ्रू नहीं जाना चाहिए, ट्रस्टेड वेंडर से ही चीज़ें लेनी चाहिए और प्रॉपर वे में काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच पवन जी, आज आपने बहुत अच्छा इंसाइट्स दिया रिलेटिंग टू फैक्ट्री सेटअप। आगे बढ़ते हैं सचिन जी की तरफ। सचिन जी, फैक्ट्री सेटअप कर ली, लैंड प्रोक्योर कर लिया, मशीनरी भी सेटअप कर ली एंड ऑपरेशंस भी स्टार्ट हो गए, सेल्स स्टार्ट हो गई, कलेक्शन स्टार्ट हो गए। काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स को ये प्रॉब्लम आता है कि सेल्स स्टार्ट हो गई बट कैश हाथ में नहीं टिकता है, या फिर ऑन पेपर प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेल हो गया तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, एंड प्रॉफिट है तो कैश भी है। तो ऑन पेपर तो आपको लग रहा होगा कि हाँ प्रॉफिट है, लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं है। तो इसका मेनली रीज़न क्या है कि आप अपनी सेल्स तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो आपका पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं डेटर्स या इन्वेंटरी में स्टक है, ठीक है। हो सकता है आपकी क्रेडिट पॉलिसी, जो कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी है, वो क्रेडिट डेज ज़्यादा है, आप इन्वेंटरी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो इन चीज़ों में स्टक है। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ नॉट ओनली द सेल, आपको कैश फ्लो भी देखना है हर महीने कि आपका जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो कहाँ कहाँ स्टक है। आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रॉफिट लीकेजेस के चांसेस सबसे हाई कौन से एरियाज में होते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे एरिया हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ एरियाज़ बताऊं तो जनरली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो सबसे मेजर कंपोनेंट लगता है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। 70% रॉ मटेरियल, अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट देखें तो जनरली 70% उसमें रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट रहता है। तो इनिशियली वेंडर जो हमारा बिजनेसमैन है, उनकी डिपेंडेंसी सिंगल वेंडर या दो वेंडर पर रहती है, ठीक है। तो वहाँ क्या है, प्राइस नेगोशिएशन नहीं हो पाता, मतलब कस्टमर बिजनेसमैन ने वेंडर ही डेवलप नहीं की, तो जो नेगोशिएशन पावर है वो इनके पास कम रहती है। अगर आपके पास 3 या 4 हैं, या आप ये भी पता कर पाएँ कि हाँ एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की या इस रॉ मटेरियल की मार्केट में एक्चुअल में रेट क्या है, या वहाँ से आप डिस्काउंट वगैरह ले सकते हैं क्या, तो अगर आपके वेंडर डेवलप नहीं है और आपका नेगोशिएशन अच्छा नहीं है, तो यहाँ आप कम से कम 2 से 3% लैग कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर लीकेज है वो है एक वेस्टेज का, या फिर आई कैन से कि कस्टमर रिजेक्शन का। आपने कस्टमर को सप्लाई किया, कस्टमर के पास से वापस वो मटेरियल रिजेक्ट होके आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हो रही है और आपके रिजेक्शन भी बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से भले आपको अपेरेंट अभी नहीं उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन 2-4 महीने में उसका जब इम्पैक्ट दिखेगा आपको सेल पे, तो आपका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। ओके, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बिजनेस करते आ रहे हैं, सालों से वही प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ट्रैप में फंसे हुए हैं एंड आगे भी कंटिन्यू होते रहेंगे। क्या ऐसे कुछ क्रूशियल स्टेप्स है क्या कि जो मैन्युफैक्चरर्स को इमीडिएटली अगले आने वाले 90 डेज में लेना चाहिए? आपके हिसाब से आप प्लीज़ लाइट थ्रो करेंगे कि इस पे? देखिए चिराग जी, अगर
मुझे ये लगता है कि मुझे अपना वज़न कम करना है, तो सबसे पहले मैं अपना वेट करूँगा कि मेरा वेट है कितना। फिर मैं टारगेट डिसाइड करूँगा कि अच्छा मेरा वेट अगर 75 है 80 तो मुझे 70 तक जाना है। तो सबसे पहले बिजनेसमैन के पास डेटा होना चाहिए और हर एक जो उनके डिसीजन है वो इट शुड बी बैक बाय द नंबर। कोई भी डिसीजन जो है वो आपको ब्लाइंडली नहीं देना है, आपके जो डिसीजन है वो शुड बी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो मैं करूंगा आइडेंटिफाई लीकेज की, बिजनेस में लीकेज कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा से कौन कौन से एरिए हैं जहां हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो है वो मैंने आपको बताया था कि वेंडर डेवलपमेंट में मैं प्राइस नेगोशिएशन कर सकता हूँ क्या, मेरा जो रिजेक्शन है उसको कम कर सकता हूँ क्या, मेरा जो वेस्ट रॉ मटेरियल अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको कम कर सकता हूँ क्या, मेरी प्रोडक्टिविटी है, सपोज मेरा प्लांट जो है वो 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है अभी, क्या मैं उसको 80% पे ले जा सकता हूँ क्या। क्योंकि हो सकता है मेरी जो कॉस्ट है सारी की सारी वो सेम रहे, 80% पे भी सेम है, 60% पे भी सेम है, बस मुझे क्या करना है अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, मेरी कॉस्ट कुछ भी नहीं बढ़ने वाली है। ये जो भी 20% एडिशनल होगा ये मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। ओके, एक वेरी कॉमन क्वेश्चन सारे मैन्युफैक्चरर्स के माइंड में रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कटिंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? ये एक्चुअल में भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कॉस्ट कटिंग हो गया तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक वाइडर टर्म है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक पार्ट है कॉस्ट कटिंग। ठीक है, जैसे सपोज मुझे अभी लग रहा है कि मेरा सैलरी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने 2 लोग कम कर दिए, 3 लोग कम कर दिए, तो और मैंने ये मान लिया कि ठीक है मेरा कॉस्ट कटिंग हो गया। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है कि अगर मेरा प्लांट 60% कैपेसिटी पे चल रहा है, अगर मुझे उसको 80% पे ले जाना है, तो अगर मैं एडिशनल 4 ऑपरेटर इन्फ्यूज़ करके अगर उसको 80% पे ले जा सकता हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए सचिन जी, कौन सी पैरामीटर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स ने मंथली बेसिस पे ट्रैक करने चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मंथली बेसिस पे उन्होंने देखना चाहिए? क्या होता है ना, बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा प्यार है उनके सेल्स से, ठीक है, तो वो सेल्स तो रेगुलरली ट्रैक करेंगे। लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रॉफिट का भी आता है। मतलब बिजनेसमैन को यह नहीं मानना चाहिए कि सेल हो रहा है तो प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो कैश है। उनको रेगुलरली बेसिस पे अपना प्रॉफिट ट्रैक करना है मंथली, ठीक है। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका डेटा साइकिल है, जिसमें आपका इन्वेंटरीज रोल ओवर है कि इन्वेंटरीज कितने दिन का रखा है आपके पास। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो एस्पेक्ट आता है वो आता है ब्रेक इवन, कि आपका जो ब्रेक इवन है वो कितना अमाउंट है, कि कितना आपको सेल करना है या कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, तब जाके आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। आपके मार्जिन्स कैसे जा रहे हैं, आपकी कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, आपकी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेल करके ही प्रॉफिट पाए। मैं आपको एक केस बताता हूँ, मैंने सेल रिड्यूस करवा के भी प्रॉफिट बढ़वाए हैं। मतलब एक केस में हमने जब पार्टी वाइज कंट्रीब्यूशन निकाला तो पता चला कि जिसको हम हाईएस्ट सेल कर रहे हैं उस पार्टी में तो हमको लॉस हो रहा है। तो जैसे ही उस पार्टी को सेल कम किया एंड नेक्स्ट मंथ सेल कम था लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो बिजनेसमैन को रेगुलरली या मंथली बेसिस पर ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक नंबर नहीं आएंगे वहाँ तक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और जैसे ही नंबर आएंगे तो आपके पास टारगेट रहेगा कि मुझे किस नंबर तक पहुँचना है। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू सो मच सचिन जी। आपने फैक्ट्री सेटअप से रिलेटेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज से रिलेटेड इतने सारे मिसकंसेप्शंस को आज क्लैरिटी दी है, इतना लाइट थ्रो किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली श्योर कि ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरर एंटरप्रेन्योर्स को एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स को हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं आज हमारे तीसरे एक्सपर्ट्स की तरफ, जो है सी एस तुकाराम जाधव जी। तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहता हूँ।
Yes, thank you so much, Chirag sir, for inviting me for this wonderful podcast. Thank you so much for that. Okay. So Tukaram ji, being a corporate, expert and आपने बहुत सारे कंपनीज को हैंडल किया है, सारे बिजनेसेस को देखा है. एज पर योर एक्सपीरियंस, प्रॉफिटेबल बिजनेस और स्केलेबल बिजनेस, इन दो चीज़ों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हाँ, यहाँ पे दो वर्ड हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे. एक प्रॉफिटेबल है, एक स्केलेबिलिटी है. मतलब प्रॉफिटेबल जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, वो सर्वाइवल से स्टार्ट होता है, सर्वाइवल करने का. सर्वाइवल होने के बाद आता है उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखने लग जाता है उसका बिजनेस में. फिर वो होने के बाद में नेक्स्ट स्टेज आता है ग्रोथ का, स्केलेबिलिटी का. तो प्रॉफिटेबल में क्या होता है, जब वो बिजनेस मतलब उस चीज़ में हमेशा जो प्रमोटर है ना, वही सेल्स पे बैठे रहता है, बाद में जो रिकवरी है उस पर बैठे रहता है, परचेज में वही बैठे रहता है, जो भी इन्वेंट्री मैनेज करने में उसी चीज़ में वहीं पे ही बैठे रहता है. फिर वहाँ पे इनकम दिखती है, लेकिन इनकम कमा सकता है. लेकिन स्केलेबिलिटी में क्या होता है, स्केलेबिलिटी उसका विजन को अंडरस्टैंड करते हुए वो विजन को रीच होने के लिए सिस्टम के द्वारा वो वहाँ तक जा पाता है. तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर डिपेंडेंसी होता है वहाँ पे. स्केलेबिलिटी में क्या होता है, सब सिस्टम ड्राइवन होता है. जब अगर आप एनालाइज करना चाहिए आप किस फेज़ में हो करके, अगर आप प्रमोटर या फाउंडर 15 दिन या 20 दिन बिजनेस को छोड़ के थोड़ा ट्रिप वगैरह जाके आने तक अगर वो चल रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है, अगर वो टेक्स्ट भी आप देख लिए ना, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा फेज़ में है, कौन सा स्टेज में है. तब जाके ठीक है. अगर स्केल करने के लिए ये प्रमोटर डिपेंडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम ड्राइवन ही होना चाहिए. बीइंग एन आईपीओ कंसल्टेंट, जब कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आईपीओ के लिए आती है तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं. तो इन्वेस्टर्स का क्या माइंडसेट रहता है और वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को क्या नज़रिए से देखते हैं? अभी कभी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब भी एक प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, कभी भी प्रोडक्ट स्टार्ट होने के बाद उसका फर्स्ट मार्केटेबिलिटी और सेलेबिलिटी के ऊपर काम होता है. ठीक है. वो काम होने के बाद प्रमोटर को ठीक है अभी मैं बड़ा लेवल पे मैं जा सकता हूँ मार्केट में करके एक माइंडसेट होता है. तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है. एक है प्रमोटर का माइंडसेट से वो इन्वेस्टर्स को टैप करने का, और एक चीज़ है इन्वेस्टर्स को कैसा चाहिए उस हिसाब से कंपनी को बनाने का, बाद में इन्वेस्टर्स के पास जाने के लिए. अभी बहुत सारे जगह पे क्या गलती हो सकता है, फाउंडर्स क्या करता है अर्ली स्टेज में जाके रीच हो जाता है, तब जाके वैल्यूएशन थोड़ा कम हो सकता है. यहाँ पे इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कैसे रहेगा, इन्वेस्टर्स देखेगा आप कितना सीरियस होकर के. एक फाउंडर रहा तो उसका जो एक इंटेंशन क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बाद में इंटीग्रिटी क्या है, बाद में उसका जो कैपेबिलिटी है, बाद में वो कमिटमेंट, ये चार चीज़ें फाउंडेशन होता है कभी भी एक स्केलेबिलिटी या एक बिजनेस को बड़ा लेवल पे लेके जाने के लिए. सेकंड चीज़ होता है वहाँ पे नंबर्स. जो फाउंडर्स जो बात करता है, जो नरेट करता है, वो अपना सपना को बहुत बड़ा दिखाता है, वो उसमें बिलीव भी करता है, लेकिन हमेशा वो रिजल्ट्स में नहीं दिखती है, नंबर्स में नहीं दिखते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत सारे लोग फाउंडर्स वो चीज़ नहीं दिखते वहाँ पे. फिर थर्ड चीज़ रहता है कि तो वो जो सिस्टम ड्राइवन, मतलब यहाँ पे प्रमोटर ड्राइवन रहता है, सिस्टम ड्राइवन नहीं रहता है, एसओपी ड्राइवन नहीं रहता है. बहुत सारी चीज़ मतलब ये जो सेल्स हो, इन्वेंट्री का हो, बाद में जो साइकिल्स है, डेटर साइकिल्स, क्रेडिटर्स का हो, ये सब चीज़ें ऑटो होना चाहिए. यहाँ पे कहीं पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर का ड्राइवन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी, बाद में गवर्नेंस. ये सब चीज़ों को लेके आप कितना सीरियस हो, ये एक हर एक फेजेस है, यहाँ पे हर एक चीज़ेस है. तो उसको सबको भी प्रॉपरली हम लोग रेडी करके बाद में जाके इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए. यहाँ पे इन्वेस्टर्स ये सब चीज़ों को भी बहुत बारीक सा देखता है, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट देख के वो नहीं आता है, उसके साथ में आपका टीम कितना उसका रिटेंशन के लिए क्या प्लान करके रखे हो, उसको हिसाब अगर ऑफर कर रहे हैं. समझो अगर आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, आपका विजन देख रहेगा 3 साल का, 5 साल तक का, आप कहाँ तक जाना चाह रहे हो, उस हिसाब से प्रोजेक्शंस क्या है वो देखेगा, उस हिसाब से वो आने के लिए रेडी है. लेकिन जब आप हो, आपका साथ आपका टीम नहीं है, तो मतलब नहीं बनता है. तो इस हिसाब से हर एक चीज़ों को इन्वेस्टर्स बहुत बारीक बारीक नज़रिया से देखता है. तो हम लोग उन तक रीच होने से पहले ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उस हिसाब से प्रिपेयर करते हुए गए तो वो सही रहेगा. ओके. आपके हिसाब से कोई भी कंपनी इन्वेस्टर रेडीनेस कब बनती है? हाँ, अभी यहाँ पे जब देखो कभी भी होता है,
एक फेज रहता है हम अपना ओन कैपिटल डाल के स्टार्ट करते हैं बिजनेस, वो होने के बाद में नेक्स्ट स्टेज रहता है बैंकर्स को कन्विंस करके बैंक से फंड उठाने का। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स को जाके अप्रोच होने के लिए। तो ये 3 फेजेस में मतलब हम लोगों को रेडी करना पड़ता है, उनको जाने से पहले हमको रेडी करना पड़ता है। जहाँ पे अगर आप डेट से काम होता है तब इन्वेस्टर्स को रीच होने के लिए ज़रूरत नहीं रहता है। मतलब आपको क्यों चाहिए फंड वो वेरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो क्लैरिटी के साथ में अगर समझो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए या आपको मशीनरी परचेज करना चाहिए या आपको कुछ एक्सपांशन करना चाहिए, तो प्रूवन स्ट्रैटेजी के हिसाब से तब जाके आपको इन्वेस्टर्स को रीच होने का ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको R&D के ऊपर काम करना है, जियोग्राफिकल लेवल पे एक्सपांशन करना है या एक्विजिशन कुछ करना है, तब जाके आपको वहाँ पे टैप करना है इन्वेस्टर्स को। ये क्लैरिटी के साथ में हमको प्रिपेयर होना चाहिए। फिर यहाँ पे टाइम कितना लगता है, देखो कभी भी इन्वेस्टर्स के पास हम लोग जा रहे हैं तो मिनिमम 1 ईयर या 1.5 ईयर से पहले ही हम लोग उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हम समझते हैं सब कंप्लाइड है करके। आपके नज़रिया से कंप्लाइड होने का अलग चीज़ है, लेकिन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से उसको रेडी करने का अलग चीज़ है। तो उस हिसाब से उसको माइंडसेट रखते हुए, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए, गैप एनालिसिस करके उसके ऊपर हर एक एरियाज़ में क्या क्या गैप है अंडरस्टैंड करते हुए उसके ऊपर काम करके रेडी करके वहाँ पे लेके आना है। मिनिमम 1 ईयर या 1.5 ईयर से पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए ना, वो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऐसे पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जो फॉर्म ऑफ एंटिटी है, ये मैन्युफैक्चरर ने कब चूज़ करनी चाहिए? हाँ, यहाँ पे देखो कभी भी बिजनेस स्टार्ट होती है तो बहुत कम कंप्लायंस में कंपनी स्टार्ट होना चाहिए, बहुत कम खर्चा में मेरा बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए करके माइंडसेट से स्टार्ट होता है हमेशा। लेकिन उसको वो पहला देखना चाहिए, इसको हम लोग स्ट्रक्चर करके बोलते हैं, बिजनेस का स्ट्रक्चर करके बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, बाद में अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे अगर डे 1 से वो सिर्फ ट्रायल रन करने के लिए नहीं आ रहा है बिजनेस में, वो श्योर शॉट ठीक है इसको ग्रोथ लेके ही जाना है, उसको पता है बिजनेस ग्रो स्केलेबल है उस हिसाब से। फिर अगर उसका सपना बड़ा है उस हिसाब से वो टूल को चूज़ कर रहा है, उस हिसाब से अगर वो देख रहा है तब जाके उसको प्राइवेट लिमिटेड सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे वो क्लियर होना चाहिए कि कैसा जाना चाहिए। समझो अभी प्रॉपर्टरशिप में क्या होता है, प्रॉपर्टरशिप में आप जिस हिसाब से चलाना चाहते हैं बिजनेस उस हिसाब से चला सकते हो, उसमें कंप्लायंस ज़्यादा नहीं रहता है। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको उसी हिसाब से चलाना चाहिए। लाइक हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक है बैंकेबल, स्केलेबल, इन्वेस्टर रेडी करके। अगर हमारा सोच बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है, उस हिसाब से मैं ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तब जाके ये तीनों वर्ड हमारे लिए बहुत रिलेवेंट होता है, बैंकेबल, स्केलेबल, इन्वेस्टर रेडी। उस हिसाब से हम कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करते हुए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करते हुए, कैप स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करते हुए डे वाइज हम उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ता है। अगर मेरा सपना बड़ा है, फिर मुझे वो बिलीव भी है, मैं बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, फिर प्रोडक्ट में दम भी है, फिर ये रियल टाइम में जाके कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर ये पूरा चीज़ कॉन्फिडेंट है हम लोग, तब जाके हमारा सोच वो हो सकता है कि मैं वहाँ तक रीच हो सकता हूँ करके। अगर ये सब चीज़ें पहले डे पे ही अगर क्लैरिटी है, तब प्राइवेट लिमिटेड ही बेस्ट टूल है। वो एक टूल है टू अनलॉक द हिडन पोटेंशियल्स। जैसा आपने पूछा कि इन्वेस्टर्स को कैसा रीच होना चाहिए, उससे पहले क्या हम लोग प्रिपेयर होना चाहिए, ये सब चीज़ें कब आती है, जब आप स्केल करना चाह रहे हो तब होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर अगर वो सूटेबल ही नहीं है, समझो अगर आप प्रॉपर्टरशिप में हो, वहाँ पे आप इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। फिर अनसिक्योर्ड लोन करके ले सकते हो, वो सिक्योर्ड नहीं है किसी को भी। फिर उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर तब जाके चेंज करना पड़ता है। अगर आप बीच में जाके अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तब आपके लिए बहुत मतलब हर्डल फेस करना पड़ता है कन्वर्शन का। जो फिर वो जो मतलब जो टैक्सेशन का इशू आ जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी का इशू आ जाएगा, जो लाइसेंस ऑलरेडी आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब लेके बैठे हो उसमें इशू आ जाएगा। ये सब दिक्कतें बहुत सारे होने वाला है। इसीलिए अगर डे 1 से आपका क्लैरिटी है, तब डे 1 से आप प्राइवेट लिमिटेड चूज़ करना बेस्ट है। अगर डे 1 पे क्लैरिटी नहीं है, प्रोडक्ट कितना लंबा जा सकता है करके, तब ठीक है आप सूटेबल स्ट्रक्चर जो है अफोर्डेबल कॉस्ट में सर्वाइवल का दिमाग में रखते हुए उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। ओके, एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के तरफ से आ रहा है कि बैंक लोन और इन्वेस्टर फंडिंग में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, स्पेसिफिक मतलब क्लियरली बताना चाहिए तो बैंक एक डेट है, बैंक लोन, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स है वो इक्विटी है। डेट वहाँ पे क्या होता है, हम लोग EMI पे करना चाहिए, उस हिसाब से वो फिक्स्ड EMI रहता है।
यहाँ पे अपना इक्विटी में क्या होता है, वहाँ पे ईएमआई का कल्चर कुछ नहीं रहता, मतलब डायरेक्टली आप एक बार लाभ उठाने के बाद उस हिसाब से शेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बैंक लोन, मतलब ये स्पेसिफिक आपका आस्क होना चाहिए कि क्यों चाहिए पैसा मुझे करके। अगर जो पैसा चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल में चाहिए या मशीनरी परचेज के लिए चाहिए या आप एक्सपेंशन कर रहे हो, जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उसके लिए चाहिए, तो तब बेस्ट टूल है या इंस्ट्रूमेंट है वो डेट ही है, तो उसको रिप्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट है R&D करने के लिए चाहिए, न्यू मार्केट सर्च करने के चाहिए, एक्विजिशन कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, या जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहे हो, ऐसा कुछ जा रहे हो, तब आपके लिए इन्वेस्टर्स एक यहाँ पे फेज रहता है। एक लेवल पे आपका ओन कैपिटल डालते हो, बाद में आके डेट फाइनेंस उठाते हो, वो होने के बाद में क्या फुल हो जाता है आपके लिए एक्सपेंशन करने के लिए, कहीं मतलब पैसा नहीं है आपके पास आगे जाने के लिए, तब जाके आप इन्वेस्टर्स को टैप कर सकते हो। तो क्लियरली आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि क्यों चाहिए पैसा, तो उस हिसाब से अगर आप प्लान किए तो वो सही रहेगा। ये बिल्कुल मतलब विदाउट क्लैरिटी अगर आप ठीक है पैसा दे रहे हैं लोन को, अगर आप जा रहे हैं तो भी गलत है। अगर आप ठीक है अभी इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक वहाँ पे दे के बहुत कम वैल्यू पे, तब भी आप लॉस में ही जाओगे। तो वो सब क्लैरिटी के साथ में पहले ही प्रियोर प्लानिंग करके आप 2 साल 3 साल या 5 साल तक का कहाँ जाना चाह रहे हो, उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी के साथ में ये जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो अलाइंड है कि नहीं देखते हुए, इवैल्यूएट करते हुए अगर कॉल ले लेना, आप सही जाओगे। इन्वेस्टर फंडिंग में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रोमोटर खुद की वैल्यू एक बताता है, बट नॉट नेसेसरी इन्वेस्टर्स उस वैल्यू को एग्री करें। तो ये जो वैल्यूएशन का डिसएग्रीमेंट है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? प्रमोटर हमेशा कैसा देखता है, जब भी हम लोग कंपनी बनाते हैं या फाउंडर ने कंपनी बनाया है, उसका जो पास्ट स्ट्रगल्स है, उसमें जो इमोशंस है उस चीज़ को लेके, उसके ऊपर वो वैल्यू बताता है। 100 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, 300 करोड़ का करे। लेकिन इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव से क्या होता है, उनके लिए जो फ्यूचर रिटर्न कितना आ सकता है, फिर रिस्क इन्वॉल्व क्या है, बस इससे मतलब रखते हैं। वो आपका पास्ट से कुछ मतलब नहीं है। आज ठीक है मार्केटेबल है, सेलेबल है, बहुत बढ़िया है, ठीक है पोटेंशियल है क्या, फ्यूचर प्रोजेक्शंस है क्या, बहुत बढ़िया, तो उसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको आपको इमोशन से लेना देना कुछ भी नहीं रहता है, एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग प्रमोटर्स भी क्या करते हैं, अगर 50 करोड़ का है तो 70 करोड़ 80 करोड़ ऐसा बोलते हैं। एक्चुअल में वैल्यूएशन का हमेशा वहाँ पे एक विन विन सिचुएशन रहता है, उसका एक बेस रहता है। लाइक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, हमेशा इन्वेस्टर्स आपका वैल्यूएशन कम करना ही चाहता है, फिर प्रमोटर हमेशा उसका वैल्यूएशन बढ़ाना ही चाहता है, लेकिन एक बेस रहता है दोनों के लिए भी। वहाँ पे वो बेस को हम लोग पहले ही अंडरस्टैंड करते हुए उसके ऊपर काम करके, अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं। आपका रेवेन्यू का एक हो जाएगा, एबिटा का हो गया, बाद में जो आईपी का हो, उसका ओनरशिप का हो, मार्केट कैप्चर कैसा की हो, कस्टमर का बेस क्या है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, एक्सपेंशन का प्लान क्या है, वो सब चीज़ों को देखते हुए वैल्यूएशन बनता है। तो इसको पहले ही आप समझते हुए, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए, इन्वेस्टर्स कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफाई करके किसके बेस पे वो वैल्यूएशन को अराइव करते हैं, उसको पहले ही समझते हुए अगर आप वैल्यूएशन को कंक्लूड किए या अराइव किए, तब जाके आप सही जा सकते हो। नहीं तो फिर प्रमोटर हमेशा उसका वो बड़ा ही वैल्यूएशन बताता है, फिर इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से वो घटाना ही चाहता है। तो ये तो मार्केट का प्रिंसिपल है। ओके क्या एवरी कंपनी जो प्रॉफिटेबल है आईपीओ कर सकती है? हाँ, आईपीओ एक सिंपल इवेंट नहीं है, एक्चुअली एक कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, क्या पूछते हैं आईपीओ, समझो अभी एसएमई आईपीओ एलिजिबिलिटी क्या है, 20 करोड़ का अगर टर्नओवर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली, बाद में 1 CR अगर पैट बुक किए, ठीक है, वो जा सकता है आईपीओ करके, एक माइंडसेट है लोगों का। लेकिन वो एक एलिजिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल ही जाके फाइल करे आईपीओ का। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक जर्नी है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए रेडी होना बनता है। रेडी किस चीज़ का, आपका फाइनेंस का हो, मतलब जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसका एक ड्यू डिलिजेंस बनता है, फाइनेंस का हो, लीगल का हो, बाद में सेक्रेटरी का हो, बाद में जो लिटिगेशन आपका ऑलरेडी चल रहा है उसका हो, कस्टमर के साथ में जो रिलेशनशिप चल रहा है उसका हो, मार्केट का एक विजिबिलिटी हो उसके रिलेटेड हो, ये सब चीज़ें आस्पेक्ट है। मतलब आप जाके पब्लिक के साथ में आप डील कर रहे हो, पब्लिक का पैसा आप उठाने जा रहे हो, पब्लिक का कॉन्फिडेंस पहला बिल्ड करना चाहिए, तो ये रेडी करना पड़ता है, एक जर्नी है। तो आप इमीडिएटली जाके मैं कल से जाना चाहता हूँ अगर आप बोले ना, तब से लेके आपको लगता है कि मैं रेडी हूँ अभी कंप्लीटली 100%, अभी DRH पे फाइल कर सकता हूँ,
उस मोमेंट से लेके कम से कम 2 to 3 ईयर्स का एक प्रिपरेशन का टाइमलाइन चलता है, एक ड्यूरेशन के लिए टाइम लगता है। तो बहुत सारी चीज़ आपको पता नहीं रहता है, उस हिसाब से हम लोग उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जा सकती है हर कंपनी, प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है कल जाएंगे आईपीओ के लिए फाइल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन का, किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के पहले कितने साल उसकी तैयारी करनी चाहिए एंड ईयर्स ऑफ प्लानिंग क्या होना चाहिए उसका? अभी यहाँ पे 2 से 3 साल मिनिमम आप पकड़ के जा सकते हो वो प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उससे पहले आपका प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए। फिर 3 साल में मैं कहाँ तक रीच हो रहा हूँ, 5 साल में मैं कहाँ तक रीच हो रहा हूँ, कितना मुझे रिक्वायर्ड है। जब तक देखो आपको क्लैरिटी नहीं है आप क्या करने जा रहे हो, अगर आप समझो 50 करोड़ 100 करोड़ अगर वहाँ पे मार्केट से उठाने के लिए जा रहे हो, या 100 करोड़ या 1000 करोड़ उठाने जा रहे हो, आपको क्लैरिटी होना चाहिए क्यों चाहिए पैसा करके, कहाँ पे यूटिलाइज करना चाह रहे हो, वो क्लैरिटी होना चाहिए। जब तक वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है पब्लिक है, आईपीओ है, पैसा उठा सकता हूँ, अगर ये माइंडसेट से गए सिर्फ मार्केट में अगर नाम बनाने के चक्कर में उस हिसाब से जा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहाँ पे वो क्लैरिटी के साथ में हम लोगों को प्रॉपरली बिल्ड करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग मतलब जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, 3 साल का रोड मैप आप जो बनाए उसमें एक पार्ट होना चाहिए कि हाँ इतना फंड का रिक्वायरमेंट है, इसका यूटिलाइजेशन ये है, इसलिए वो मुझे पैसा चाहिए। फिर यहाँ पे कम्प्लीटली आप पब्लिक का पैसा उठा रहे हो, इसीलिए हर एक आपका जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो कंपनी की तरफ से वो सब कुछ अकाउंटेबल है। जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो, जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो पब्लिक को, वो सब कुछ अकाउंटेबल है। उसको नज़र में रखते हुए ही हर एक चीज़ उससे जाने से पहले 100% क्लीन होना चाहिए। लाइक लीगल का हो, बहुत सारे आपका रिलेटेड पर ट्रांजेक्शन रहता है, उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, उसका चीज़ को रिलेटेड को लेके हो। बाद में पहला आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहते हो, बाद में आके आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रहे हो, उसका रिलेटेड होके डिस्क्लोजर को लेके वहाँ पे सीरियसनेस रहना चाहिए। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके वो सीरियसनेस रहना चाहिए। आप कितना कंट्रोल खो रहे हो उसका रिलेटेड आपको अवेयरनेस होना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए। ये सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ में प्लान करते हुए हर एक चीज़ें जहाँ जहाँ पे गैप्स है उसको एनालाइज करते हुए वो बिल्ड करना पड़ता है। एक बार बिल्ड करने के बाद, रेडी होने के बाद तब जाके आप DRH पे फाइल कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है, ये 2 to 3 ईयर्स मिनिमम प्रिपरेशन वहाँ पे चल जाता है। तो उस हिसाब से आप रेडी करके उस हिसाब से आप जाना है, ताकि आप वैल्यूएशन पे अच्छा वाला क्लोज कर सकते हो वहाँ पे वो जर्नी पे। फिर फंड रेज भी अच्छे से उठा सकते हो, पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस आप उठा सकते हो। फिर एक बार वो लिस्टिंग होने के बाद उसका भी कंप्लायंस बहुत सारे रहता है, डिस्क्लोजर्स बहुत सारे रहता है। वो माइंडसेट डे 1 से क्लैरिटी लेते हुए उस हिसाब से आपको जाना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच तुकाराम जी। आपने आईपीओ से रिलेटेड, फंडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स के रिलेटेड एंड बिजनेस ओनर की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस के आज आंसर्स दिए हैं, बहुत सारी क्लैरिटी दी है। उस सारी क्लैरिटी के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड तहे दिल से आपका शुक्रिया है। थैंक यू सो मच श्रेया सर फॉर दिस वंडरफुल। बढ़ते हैं हमारे सेशन के अगले पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम लोग एक प्रैक्टिकल केस स्टडी रखने वाले हैं आपके सामने एंड फैक्ट्री सेटअप से रिलेटेड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड एंड एक आईपीओ से रिलेटेड क्या नज़रिया होना चाहिए है उसको समझते हैं। सो सर, एक सिनारियो मैं देता हूँ आपको एंड आपका उसमें ओपिनियन एक्सपेक्टेड है, आप तीनों एक्सपर्ट्स का। एक ट्रेडर है जिसका प्रॉफिट अभी 5 करोड़ है, वो पैसा लेके वो 3 करोड़ का एक फैक्ट्री सेटअप करने का प्लानिंग है उसका। 3 करोड़ का फैक्ट्री सेटअप करके उसका विजन है कि 5 सालों में उसको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है उसके। सो आपका उसमें एक स्पेशल एडवाइस क्या रहेगा? शुरू करते हैं तुकाराम जी आपसे। हाँ, अभी यहाँ पे अगर देखो 2 चीज़ें हो सकती है। वो ऑलरेडी मार्केट में है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो फिर जो एक स्टेप पीछे जाके जो वहाँ पे अभी सेल मतलब जो प्रोडक्ट उसका ऑलरेडी सेल हो रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो जा रहा है। फिर विथ क्लियर थॉट से जा रहा है कि मैं 100 करोड़ का मार्केट यहाँ पे बनाऊंगा, उस हिसाब से मैं कंपनी खड़ा करके रख दूंगा करके। बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस है, बहुत बढ़िया है, विथ क्लैरिटी के साथ में वो जा रहे हैं। अगर उनका वो जो ब्लूप्रिंट है 5 साल का आपने जो बताया, करेक्ट, तो उस हिसाब से वो प्रॉपरली रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हुए, उस हिसाब से उसको डिवाइड करके ऑन मतलब ईयर वाइज डिवाइड करते हुए, ऑन मंथली वाइज डिवाइड करते हुए, उस हिसाब से अगर वो
जो कॉर्पोरेट कल्चर हम बोलते हैं, जो मीटिंग करके बोलते हैं, वो मीटिंग को उसका जो परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का टूल जैसा यूज़ करते हुए अगर वो लेके गए विथ डिसिप्लिन विथ कंसिस्टेंसी, तब 100% ये पॉसिबल ही हो सकता है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। उस हिसाब से डे वन से वो क्लियरली जा रहा है कि ठीक है मैं IPO तक जाऊँगा या इन्वेस्टर रेडी बन जाऊँगा। फिर डे वन से वो बैंकेबल, स्केलेबल और इन्वेस्टर रेडी एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए उस हिसाब से अलाइन करते हुए लेके जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। उस हिसाब से वो डे वन से क्लैरिटी के साथ में एक्शन प्लान करना चाहिए, तो वो सक्सेसफुल हो रहेगा। सचिन जी, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या व्यूज रहेंगे इसके ऊपर? सर देखिए, मैं चाहता हूँ कि बिजनेसमैन अपने खुद के बिजनेस का कभी एम्प्लॉय नहीं बनना चाहिए। उसको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना है, सारे जो उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उनको पावर देना है और उनको जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में फोकस करना है। कभी भी कोई चीज़ पर्सन डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ सिस्टम बेस्ड डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अगर पर्सन जाता है तो सिस्टम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके सिस्टम इन प्लेस होंगे तो आपके जो प्रॉफिट लीकेजेस के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड देन इट विल टर्न टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपके अगर सिस्टम इन प्लेस है सारे एंड मंथली आप सारी चीज़ें रिव्यू कर रहे हैं तो प्रॉफिट लीकेज के जो चांसेस है वो जीरो हो जाता है। सेम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं पवन जी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे सचिन जी ने बोला, फैक्ट्री सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें क्या डिटेल्स ऐड ऑन करना चाहोगे? फैक्ट्री सेटअप वाले पार्ट के पहले मैं बोलूँगा उनको डिटेल्ड प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी देखना चाहिए कि आज वो ट्रेडिंग बिजनेस में है तो उनके लिए आइडियली बोला जाए तो सेल्स वाला पार्ट कंपैरेटिवली सॉर्टेड रहेगा, बट जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है वो उनके लिए थोड़ा नया रहेगा। तो वो नए वाले पार्ट को लेके प्रॉपर बेसिस पे उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट करना चाहिए कि आपका अभी ये वाले पार्ट पे प्रोडक्ट का क्या मार्जिन है, क्या आपका प्रोडक्ट का विज़न कैसे जाने वाला है, कौन सी मशीन्स आप लेके आने वाले हैं, कौन आपके कॉम्पिटिटर्स है, वो कॉम्पिटिटर्स आपका सेमी ऑटोमेटिक में काम कर रहा है आने वाले टाइम में और आप सेमी ऑटोमेटिक में करोगे तो शायद आप उससे कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तो लाइक वाइज आपको ये पहले डे पे प्लानिंग करना पड़ेगा फिजिबिलिटी का। उसके बाद आपको राइट टीम हायर करना पड़ेगा, राइट टीम के साथ साथ आपको राइट कंसल्टेंट लगेंगे, राइट लाइसेंसेस लेके आप जैसा एक विज़न अगर IPO तक लेके जाना चाहते हैं तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मशीनरी, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फैक्ट्री। आप जब लैंड ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि आगे चल के मुझे एक्सपांशन के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100 करोड़ 500 करोड़ का टर्नओवर जाएगा तो किस तरीके से आप उस चीज़ को विज़न को लेके अलाइन करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में पहले दिन पे रखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सचिन सर सेड कि आपको राइट टीम लगेगी, राइट टीम की ऑटोमेशन डिपेंडेंसी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फैक्ट्री के लिए अगर बोला जाए तो आपको लीगल वे में ही काम करना चाहिए, किसी भी लाइसेंस और किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लालच के चक्कर में वो जो है फैक्ट्री वाले पार्ट पे काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं, वो नहीं हो, ये मेरा सजेशन रहेगा। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले पार्ट के ऊपर, रैपिड फायर राउंड के ऊपर, जिसमें हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे एंड ए क्विक आंसर हमारे एक्सपर्ट्स आज यहाँ पे रखेंगे। पवन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मशीनरी सिलेक्शन, लोवेस्ट प्राइस या बेस्ट प्रोडक्टिविटी? बेस्ट प्रोडक्टिविटी। सचिन जी, आपके पास आते हैं। टर्नओवर या प्रॉफिट? डेफिनेटली माय फेवरेट प्रॉफिट। प्रॉफिट या पॉजिटिव कैश फ्लो? पॉजिटिव कैश फ्लो। 1% प्रॉफिट इंप्रूवमेंट मैटर्स? यस डेफिनेटली। 50 करोड़ का आप 1% निकालेंगे तो इस 50 लाख, सो 1% मैटर। तुकाराम जी, बैंक लोन अप्लाई करने का राइट टाइम? वो उनका प्रोजेक्ट कमेंस होने से पहले। हाई टर्नओवर इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने के लिए क्या इनफ है? स्केलेबल बिजनेस। IPO प्लानिंग स्टार्ट कब होनी चाहिए? 2 to 3 years पहले। Lastly, one common mistake which manufacturers make? कैश फ्लो प्लानिंग। So friends, आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वाइटल था, जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, फंडिंग से रिलेटेड एंड उसको स्केलेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारा डिटेल्ड डिस्कशन आज हमारे यहाँ हुआ। मैं
लास्टली एंड अगेन फिर से सारे एक्सपर्ट्स को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया एंड उनके एक्सपीरियंस एंड जो उनका एक जर्नी रहा है उसको हमारे सामने चंद शब्दों में प्रेजेंट किया। जुड़े रहिए हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।